Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. And now very few days are left for your English exam. But you all are very laborious, I know it. मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप मुझे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं. तो चलिए, now summary, you can say theme also. अगर आपको कोई क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे बच्चों का कहना है कि मैम थीम, अगर आपको समरी याद है, अगर आपने समरी को सुना है या किसी तरह आपने उसको अपने दिमाग में रखा है, तो यू कैन यूज समरी वेयर एवर, वेन एवर, इफ थीम्स विल बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं. वहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा थीम के, उसको थीम की जगह लिखने का, अगर आपने समरी को सुना है. सो नाउ द रिमेनिंग 4 poems, summary of remaining last 4 poems. An evening wet with rain. An evening, as the name suggests, मैंने आपको पहले कहा कि आपकी पोइट्री सेक्शन में जितनी भी आपकी पोएम्स हैं, आप जैसे ही आप उसका टाइटल सुनोगे, आपको उसका समरी उसके टाइटल में ही है. लाइक एन इवनिंग वेट विद रेन, एक शाम बारिश से भीगी हुई. बारिश से जब शाम भीगी होती है, आप उसे थोड़ा सा अगर आप शायरी वाले अंदाज में सुनोगे, देखोगे, तो आपको क्या लगता है? थोड़ा सा ऐसे हमारा सारा काम काज रुक जाता है. हाँ, नो डाउट कुछ लोग बहुत इन्जॉय करते हैं रेन को, बट नहीं, यहाँ पे एन इवनिंग वेट विद रेन सिम्बॉलिक है. यहाँ पे इवनिंग जो है दैट सिम्बलाइजेज हिज ओल्ड एज. ठीक है, पोइट की ओल्ड एज को ये सिंबलाइज कर रही है जो इवनिंग है. यहाँ पे इस पोइम में क्या करा है कि पोइट रिमेंबर्स एन इवनिंग वेट विद रेन. इट इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ कंप्लीट साइलेंस. पूरी जगह शांति है. एंड द पोइट इज वॉकिंग अलोंग द लेन. एक गली से जब वो गुजरता है तो सब जगह गीला ही गीला, एवरीथिंग इज वेट, एंड ही इज लुकिंग फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट. उसे कुछ जगह चाहिए रेस्ट करने के लिए. क्या आपको लगता है कि वो सच में एक गली है, वहाँ से गुजर रहा है, उसको रेस्ट करने के लिए जगह चाहिए? जैसा कि मैंने आपको कहा, ये सिंबलाइज कर रहा है चीज़ को कि वो अपनी ओल्ड एज में जैसे ही पहुँचा, मतलब वो थक गया है अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की टेंशन से. अब उसे रेस्ट चाहिए, वो तंग आ चुका है. अब उसे किसी का प्यार चाहिए, किसी का साथ चाहिए, बिकॉज ही कांट एन्जॉय द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर नाउ. अब उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है. यहाँ पे जितने भी ये सिम्बल्स दिए गए हैं इस पोएम में, दैट डू नॉट अपील हिम एनी मोर नाउ. दैट कूल ब्रीजेज ऑफ विंड, डांस ऑफ बैनियन ट्री, फ्रेश रेन, कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता. विच अदरवाइज यूज टू एनचैंट एंड एनरेल हिम. मतलब उसको तंग आ रहा है वो इन सब चीज़ों से. तो he observes silence everywhere. He is feeling heavy in his eyes because he is exhausted now. It could be due to, हो सकता है it could be due to sleep or fever. ठीक है ना, जो उसकी आंखों में थकान है, थकावट है, तो उसको exhausted means tired. यहाँ पे वर्ड मीनिंग का भी आपको ध्यान रखना है. तो इस पोएम में there is grief, sadness, वो दुखी है, उसके अंदर अब होप नहीं बची है, लॉस ऑफ होप. देयर इज डार्कनेस अराउंड. द डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड कम टू हिज माइंड. मतलब उसके दिमाग में बचपन के वो दिन आते हैं जब ही यूज टू लिसन टू द साउंड ऑफ सिम्बल्स. मंदिर की घंटियों की आवाज़ें सुनता था. ही इज शॉक्ड दैट दोज ओल्ड डेज कान कम बैक. वो बचपन के दिन जो है वापस नहीं आ सकते. द पोइट हैज़ रीच टू द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ. मतलब उसकी लाइफ की इवनिंग आई है. इस पोएम में जो आपको बोला गया है, इवनिंग वेट विद रेन, इज इवनिंग ऑफ हिज लाइफ, दैट इज ओल्ड एज, and is full of despair and no desire for life. The poet hopes to sleep in the lap of night, matlab, which symbolizes again here death. He is unaware of his destiny and leaves himself to his fate. He knows that it is the light of an earthen lamp is awaiting for him. मतलब इस पोएम में आपको बहुत सारे सिम्बल्स मिलेंगे. ठीक है. Now, next is the tale of Custard the dragon. As the name suggests, tale is, you can say, kahani, story, or here is the poem only. It is funny poem, you can say. It is a very, मतलब
थीमलेस, कोई थीम नहीं है इसका, और बहुत कम चांसेस है इस पोइम का थीम आने का, बिकॉज इट इज़ अ फनी पोइम। ये कुछ ऐसा है कि जैसे होता है ना छोटे बच्चों को थोड़ा सा उनका एंटरटेनमेंट के लिए ये पोइम बनाया गया। इसमें है क्या है, देयर आर 4 कैरेक्टर्स और उनको मीन्स की ह्यूमन बींग्स की तरह रिप्रेजेंट किया गया है 4 कैरेक्टर्स को। बेलिंडा जो है वो एक लेडी है हु इज़ लिविंग इन अ वाइट हाउस विद 4 पेट्स। आपको यहाँ पे 4 पेट्स के नाम याद रखने हैं कि मेन जो है इसमें कैरेक्टर्स क्या हैं। पेट्स हैं ब्लैक किटन नेम्ड एज इंक, ग्रे माउस ब्लिंक, and yellow dog mustard, and a pet dragon custard। ठीक है, इनमें कई बार क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि आपको इनके नाम ही याद रखने हैं। तो पूरा मतलब ये पोइम रिवॉल्व्स अराउंड दीज कैरेक्टर्स ओनली। ऐसे देखने में ये बहुत ऐसे डरावनी सी, बहुत लंबी सी लगती है, बट इज़ वेरी इजी कि पूरा इसमें जो है दीज 3 कैरेक्टर्स they used to tease dragon till the end of the poem। उसको बार बार मतलब कोवर ड्रैगन करके बुलाते हैं, बिकॉज इन द होल पोएम द ड्रैगन इज आस्किंग फॉर अ सेफ एंड नाइस केज, बट एट द एंड ओनली ड्रैगन प्रूव्स टू बी वेरी ब्रेव। यहाँ पे एंड में ड्रैगन ही जो है बहुत बहादुर साबित होता है, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको बोला ऐसे ही बेतुकी सी पोएम है, एक वो बना दी गई है। उसमें फिर एक एंटर करता है पायरेट, मीन्स डाकू लुटेरा, अपने हाथ में रिवॉल्वर लेके, गन लेके, जिसको देखकर यूं तो बहुत ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये इंक ब्लिंक मस्टर्ड, ये बड़ी डींगे मारते हैं कि दिस एंड दैट, मैं ब्रेव हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। बट जैसे ही वो एंटर करता है पायरेट, चोर लुटेरा, ये ड्रैगन ही था हु फेल अपॉन द पायरेट एंड किल हिम। अपने बड़े बड़े दांतों से उसको मार देता है, और वो तीनों तो छुप जाते हैं। मस्टर्ड, इंक, ब्लिंक, वो सारे अपनी अपनी जगह घुस के छुप जाते हैं, और ओनली ये जो ड्रैगन है यही उनको उस पायरेट से बचाता है बाय किलिंग हिम। बस दैट इज़ द पोएम, यही पोएम है। और थीम ऑफ दिस पोएम इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आपको इसके कैरेक्टर्स के नाम आपने याद रखने हैं कि किस कैरेक्टर्स को कौन से कैरेक्टर को क्या नाम से यहाँ पे वो दिया गया है, उसका नाम दिया गया है, बिकॉज यहाँ पे और कोई चीज़ इसमें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट पोएम इज़ लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। दिस पोएम इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड अब मैं ये नहीं कहूँगी ये मेरी और आपकी पोएम है, ठीक है ना। आप क्लासरूम को भी में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक टीचर और स्टूडेंट की पोएम है। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी मेटाफर्स का यूज़ किया गया है इस पोएम में। इस पोएम में पोइट इज़ एक्सप्रेसिंग द फीलिंग ऑफ अ टीचर। इसमें टीचर की फीलिंग को है, जो कि हु इज़ नॉट एबल टू मेक हिज स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड। वो अपने स्टूडेंट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, तो now he or she you can say is comparing her or his students with unruly hounds। मतलब कि जैसे कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आता है ना क्लासरूम में, तो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो हम गुस्से में आकर चिल्लाते हैं कि क्या है आप जंगलियों की तरह बिहेव कर रहे हो, आपको पढ़ाने से अच्छा तो अपना मैं बाहर अपना दीवार पे अपना सर फोड़ूं। यूँ करके हम अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कभी कभार जब गुस्सा आता है। तो यही वो सीन है कि टीचर बहुत तंग आ गया है, बच्चे भी जो है वो सुन नहीं रहे हैं। फिर टीचर बोलता है कि वाई शुड आई वेस्ट माई एनर्जी ओवर दीज अनरूली हाउंड्स। मैं अपनी एनर्जी इन पे क्यों वेस्ट करूँ जो मुझे सुनने ही नहीं रहे, जो कुछ गेन ही नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ इस पोएम में सो मैनी मेटाफर्स आर यूज्ड, जैसे जॉब ऑफ अ टीचर हैज़ बिन कंपेयर टू हंटिंग, और अनरूली हाउंड्स स्टूडेंट्स हैड बिन कंपेयर टू अनरूली हाउंड्स मीन्स शिकारी कुत्ते। और पूरा एटमॉस्फेयर को ऐसे बनाया गया है कि वो टीचर जो है हार्ड वर्क इतना कर रहा है, बट फिर भी स्टूडेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू मतलब हिम और हर। टीचर के मुताबिक वो बच्चों उसको नहीं रिप्लाई दे रहे हैं। तो फिर वो टीचर कहता है कि इफ़ द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड टू हंट फॉर नॉलेज
So what can he do? The only thing left is that he is only waiting for the bell to ring and run back to his home. मतलब कब वो बेल बजे वो क्लास से बाहर जाए और फिर वापस वो अपने घर में जाए. सो दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून. ठीक है, इसमें जो एक्सट्रैक्ट है व्हेन विल द बेल रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट आपके फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसे ज़रूर कीजिए. ठीक है, एंड द लास्ट पोएम ऑफ योर सिलेबस इज फ्रॉम आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स. इस पोएम में क्या है कि आपको जो इसकी वो है पोइटिक डिवाइसेस ऑफ वॉर एंड पीस, द क्वेश्चन इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट. क्योंकि ये जो आपकी ये पोएम है ना, ये एक ऐसी पोएम है जो कि जो फर्स्ट हाफ है ना पोएम का, वो पीस के रिलेटेड लिखा गया है, और जो आधा है अगला पोर्शन है वो आफ्टर वॉर सीन. आपने देखा होगा उसमें एक लाइन बार बार यूज़ हुई है, देयर इज़ ब्लड इन द स्ट्रीट, लास्ट वाली में है ना. इसमें क्या है कि मैड्रिड इज़ द कैपिटल ऑफ स्पेन. स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, एंड वॉज known for the large tract of trees, the bell towers of the church, and also the clocks. The traditional center region of the dry face of the castle could be seen. मतलब कि यहाँ पे क्या था कि कभी कभार बहुत सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा था मैड्रिड में. हर जगह पेड़ पौधे फल फ्रूट सब्जियाँ बहुत अच्छे से लगाई जाती थी. चर्च मतलब कि यहाँ पे चर्च क्लॉक्स का कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो जब लोग रहते थे तो हर प्रेयर करने के लिए चर्चेस में जाया करते थे. और जो वहाँ से जितनी भी कैसल नामक एक जगह है, वहाँ पे कैसल नामक एक जगह है जो कि वहाँ का एक बहुत एरिया है, बहुत अच्छा एरिया, वहाँ से उसको देखा जा सकता था, जो कि एक सी मतलब ड्राई सी यू कैन से कैसल को बोला जा सकता है. वहाँ से वो देखा जा सकता था. तो पोइट सेज कि जो उसका घर था वो हमेशा जर्मेनियम नाम के फूलों से भरा रहता था, और छोटे छोटे बच्चे एनिमल्स मीन्स कि जब हमारा भरा पूरा घर होता है तो वहाँ पे नेचुरली हम कोई एनिमल्स रखते हैं, बच्चे, और मतलब बहुत बड़ा पूरा घर था. In the light of the June, the drowned flowers prevailed. In the cold sun, weather vane felt tired. There were bumper crops of potatoes and tomatoes. All these crops stretched down to the sea. वही मैंने आपको बोला कि जून के महीने में सब्जियों की टमाटोज पोटैटोज खूब मतलब बहुत ज़्यादा लगाए जाते थे. और जब सर्दियों का दिन आते थे तो उनका मानना है कि छत पर बैठ के वो लोग, वहाँ के जितने भी लोग थे, वो धूप सेका करते थे. तो जो ये पोइट है वो अपने उसके फ्रेंड्स हैं राहुल एंड राफेल एंड फ्रेडरिक, वो मतलब ये बात कर रहा है जब वो पहले की वॉर से पहले की बात कर रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा था. उसके फ्रेंड्स थे, फैमिली थी, जैसा एक नॉर्मल फैमिली में होता है. लेकिन द कैपिटल लॉस्ट इज ब्लूम एंड ब्यूटी. कब उस वहाँ से सब कुछ चला गया. देयर वाज डिस्ट्रक्शन एंड डेथ प्रिवेल्ड. द फायर स्वेलोड फॉरेस्ट क्रॉप्स वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो द ह्यूमन बींग्स. ऐसी आग उगली किसने कि जब वहाँ पे देयर वॉज बैटरी ऑफ स्मोक दैट हिट एवरीथिंग. वायलेंट मॉब्स एंड हुलीगन्स किल्ड चिल्ड्रन. जब लुटेरे जेट में बैठ के आए, मतलब कि बाय एयर प्लेन में बैठ के आए, और वहाँ सब कुछ गोलियों से भून दिया, सब कुछ बच्चों को मतलब मौत के घाट उतार दिया. और हर जगह जो है वायलेंट, सब जगह तबाह ही तबाह हो गया. Blood flowed through the streets. Works of art, beauties of nature, property were destroyed. Madrid was now known for loss. सब कुछ ख़त्म हो गया. बच्चों की बच्चे तो चलो हुआ, प्रॉपर्टी, खेत खलियान, बच्चों को मार दिया गया. जो उनकी लेडीज़ थी उनको वो लुटेरे अपने साथ ले गए. Houses were brought down. Fire smothered everything. Poets showed that the blood in the streets will ask for revenge against those ब्रिटिश पीपल हु स्पॉइल्ड एवरीथिंग. अब यहाँ पे पोइट थोड़ा सा मतलब रिवेंज में बोल रहा है. एक दिन ऐसा आएगा कि
स्पेन के हर घर से एक आवाज़ निकलेगी जो इस खून का बदला लेगी जिसने हर चीज़ को स्पॉइल किया, तबाह किया। फ्रॉम एवरी चाइल्ड विल राइज अ गन एंड बुलेट्स विल बी बॉर्न फॉर दिस इवेंट। हर एक घर से एक बच्चा पैदा होगा जिसके हाथ में एक गन होगी जो कि इसका बदला लेगा, इस तबाही का बदला लेगा। तो एज देयर इज ब्लड, एज देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड, the poet can't compose poem about beauty of his motherland and the poet implores the noted poets to speak in his support. वो कहता है कि जब मैंने इतना खून खराबा देख लिया तो हाउ कैन राइट अबाउट ब्यूटीज़, मैं किसी और चीज़ के बारे में कैसे लिखूं। वो बाकी पोइट्स को भी बोलता है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। सो दिस वर द थीम्स। तो बेटा आपको ये थोड़ी थोड़ी आप इसे सारी थीम्स को, सारी अगर आप समरीज को सुन लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन आंसर भी देने में आपको थोड़ा सा क्योंकि लिटरली डिवाइसेस वाला क्वेश्चन तो वो आना ही आना है आपको, अब वो भी कर लोगे और कहीं ना कहीं कुछ जो एक्सट्रैक्ट्स हैं आपके वो भी आप करने के काबिल बन जाओगे। ठीक है।